मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव की सियासी आंच दिल्ली की केंद्र सरकार तक पहुंच रही है। बेरोजगारी, किसान और महंगाई सरीखे मुद्दों को हथियार बना कांग्रेस ने चुनावी शंखनाद किया। चारों सीटें जीतने की बात दोहरा कमलनाथ ने केंद्र सरकार को घोषणाओं पर घेरा, तो नोटबंदी से लेकर बेरोजगारी तक के मुद्दे पर घेरा और जनता से सरकार को संदेश देने की अपील की। संदेश जिसमें सरकार को आईना दिखाया जाएगा कि जनता सरकार से खुश नहीं है। ये आप इस उपचुनाव में संदेश देंगे कि हम मूर्ख नहीं हैं। हमने आपको भी वोट दी थी, पर आप उड़ जाइए। आज कहां देश को घसीटा जा रहा है, क्या क्या बातें मोदी जी की गई। 15 लाख, 2 करोड़ नौजवान, किसानों को 50% कहा था। दूसरे चुनाव में राष्ट्रवाद, पाकिस्तान, नौजवानों की बात नहीं करी, किसानों की बात नहीं करी। चुनाव के चढ़ते पारे के साथ कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है। प्रदेश की जनता भी त्राही त्राही कर रही है कि देश की वो चीज जो कांग्रेस ने 70 सालों में परिश्रम से, मेहनत से बनाई है, चाहे हवाई जहाज हो, हवाई अड्डे हो, रेल हो, रेलवे ट्रैक हो, रेलवे स्टेशन हो, टेलीकॉम कंपनी हो, LIC कंपनी हो, हाईवेज हो, सड़क, सबको बेच रही है मोदी की सरकार। ये डाका डालने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार। एक और मैदान संभालने के साथ कांग्रेस के सिपहसालार बयानों के बाढ़ साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मोर्चे पर डटी बीजेपी कांग्रेस को कमजोर और ट्वीटवीर बता रही है। उनको जनता के संकट से कोई लेना जाना नहीं। उनको तो जनता जब परेशान होती तो आनंद आता है और वो और कुछ नहीं करते, बस ट्वीट फटकारते रहते हैं। जिनका जनता के समस्याओं से कोई लेना देना ही नहीं रहा, वो केवल ट्वीट की राजनीति करते हैं और जनता इस राजनीति को समझती है। अब दृष्टि ऐसी है कि कहीं कुछ मिल जाए गड़बड़, बस। अब वो आनंदित होते तो होते रहने दें उन्हें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का परम कर्तव्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भी, और यहाँ भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। समस्या आती है जीवित समाज में, समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए भी हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ते। ये बात साफ है कि उपचुनाव की जीत हार का असर भले ही सरकार के बनने और बिगड़ने पर ना हो, लेकिन 4 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के परिणाम का साल 2023 से पहले चुनाव का लिटमस टेस्ट साबित होंगे। देखना होगा कि जनता के मानस पर कौन से प्रत्याशी अपनी छवि का असर छोड़ पाएगा और जनता किसको क्या संदेश देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। केंद्र पर निशाना साध क्या संदेश दे रहे हैं कमलनाथ? क्या उपचुनाव जीतने के लिए कांग्रेस का नया दांव आएगा काम? क्या उपचुनाव करेंगे 2023 के सेमीफाइनल का फैसला? क्या कांग्रेस ने बदल दी है अपनी चुनावी स्ट्रेटजी? जी हां, अब बात सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही कमलनाथ ने सीधे एक बार केंद्र की सरकार पर निशाना साधा है। लगातार घोषणाओं पत्र के वादों पर सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा है कि अब जनता को संदेश देना होगा। मैसेज देने की बात जो है वो जनता के साथ साथ कार्यकर्ताओं से भी कही गई है। कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के साथ ही चुनावी मैदान में उतरते ही
कमलनाथ जिस तरीके से हमलावर नजर आए हैं, क्या जनता के मानस पर भी इसका असर होगा? क्योंकि बात महंगाई की गई है, बात बेरोजगारी की गई है और बात अन्नदाता की गई है। लगभग यही मुद्दे हर बार चुनावी अगर हम देखें तो पटल पर नजर आते हैं, लेकिन इन मुद्दों से जनता का सीधा सरोकार है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। जनता के दिल में उतरने और जगह बनाने के लिए कांग्रेस की रणनीति क्या काम आएगी, इस पर बात करेंगे। पहले मेहमानों से परिचय करा देती हूं। हमारे साथ सनवर पटेल जुड़ रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है। और साथ ही अतुल पाठक हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सनवर साहब, क्या कहना चाहेंगे? कमलनाथ जी कह रहे हैं कि अब जनता को मैसेज देने का टाइम आ गया है, यानी जनता संदेश दे। आपको बार बार मौका दिया, लेकिन आप अपने घोषणा पत्र के वादों पर खरे नहीं उतरते। देखिए, बड़ी ही ताज्जुब की बात है नाजरीन जी कि ऐसे नेता जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है, वो ये बात कर रहे हैं। जनता के बीच में कभी भी उन्होंने जाने का काम नहीं किया, चाहे उनकी सरकार रही हो 15 माह की, चाहे उसके बाद के ये 1.5 वर्ष रहे हो। उन्होंने जनता के दुख से, दर्द से, जनता के संघर्ष से उनका कोई लेना देना नहीं है। जी। और जहां तक उन्होंने बात कही, मैं अभी आप बता रहे थे अपने रिपोर्ट में, जहां तक नाजरीन जी उन्होंने बात कही कि हम जो युवाओं के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इस लड़ाई लड़ने से हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने मान ली है हार, उन्होंने अपनी हार मान ली है। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनको नैतिक अधिकार नहीं है युवाओं के लिए बात करने का। क्यों नहीं है? क्योंकि युवाओं के लिए इन्होंने बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की थी, हमारी सरकार बनेगी हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। 15 माह में एक भी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता, एक भी युवा साथी को बेरोजगारी भत्ता देने का काम कमलनाथ जी की सरकार ने नहीं किया। अब इन्होंने कहा कि हम किसानों के लिए काम करेंगे। राहुल गांधी जी का वो उद्बोधन हम सबको याद है, जब उन्होंने 1 से लगाकर 10 तक गिनती बोली थी और कहा था कि 10 दिन के अंदर अगर 2 लाख रुपए तक हमने किसानों के माफ नहीं किए तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 2 लाख रुपए का कर्ज। अभी हमारे विद्वान साथी कोई जुड़ेंगे, वो कह देंगे कि हमने इतने लाख लोगों को किया। मेरा प्रश्न है, 2 लाख रुपए का कर्ज एक भी किसान का मध्य प्रदेश में उन्होंने माफ नहीं किया। बेटे बेटियों का जहां तक सवाल है, उनके साथ उन्होंने धोखा और अन्याय करने का काम किया है। बेटियों को लाडली लक्ष्मी योजना से लगाकर, तो उनके विवाह की योजना से लगाकर घोषणा कर दी, पहले दिन हम 51,000 रुपए देंगे, लेकिन देने का काम नहीं किया। ये नैतिक अधिकार नहीं है इनको कि ये इस प्रकार की बात करें। और आज भी ये देखिए कि जब ये 15 माह सरकार में थे तो 15 बार भी भोपाल छोड़कर मध्य प्रदेश के 52 जिलों में नहीं निकले। और उसके बाद भी आज भी अगर कोई समस्या आती है, मध्य प्रदेश की संजीदा सरकार है, उस समस्या का निदान करने का पूरा भरसक प्रयास करती है और समाधान करती है। लेकिन विपक्ष के नाते रचनात्मक भूमिका के रूप में कभी भी आप जनता के बीच में नहीं जाते हैं। आज पहली बार गए खंडवा, वो भी 3 घंटे के लिए। ये जो 4 प्रत्याशी चुनाव में खड़े हुए हैं, इन चारों प्रत्याशियों के फॉर्म भराए कमलनाथ जी के कहीं अते पते नहीं। इनके निर्वाचन से उनका कोई लेना देना नहीं। आज गए वो भी 3 घंटे के लिए। 3 घंटे उन्होंने बेहतरीन दर्शन दिए जनता को। ठीक है। और दर्शन देकर और सुगुफा छोड़कर वापस आ गए। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। का जो नेतृत्व है, पटेल जी वापस आती हूँ, हमारे साथ अतुल जी हैं। करना नहीं है। अतुल सर, अगर देखा जाए घोषणा पत्र के वादे, ये बात सच है कि 5 साल के लिए सरकार आती है, लेकिन कई वादे जो होते हैं उसकी फहरिस्त इतनी ज्यादा होती है कि वो समय सीमा में पूरे नहीं हो पाते। लेकिन जहां तक भूलने की बात है, वैसे तो जनता कुछ भूलती नहीं, लेकिन जैसा हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के घोषणा पत्र को बहुत बारीकी से विश्लेषण करके कमियों को गिनाया जा रहा है। अगर कांग्रेस की बात करें तो वो मोदी सरकार के घोषणा पत्र पर बात कर रही है और 15 महीने की सरकार के घोषणा पत्र पर मध्य प्रदेश से बीजेपी बात कर रही है। तो क्या जनता के लिए और आसान होने वाला है ये उपचुनाव सोचने और समझने के लिए कि कौन उनके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होगा? निश्चित रूप से जब ये भाषण देते हैं तो भाषण से इनकी खुद की कलई भी खुलती है, क्योंकि आलोचना करते वक्त ये नहीं देखते कि हम खुद कितने गहरे गड्ढे में फंसे हुए हैं। हमने स्वयं ने क्या किया? राजनेताओं की समस्या यही है कि वो खुद कुछ करते हैं, लेकिन वही जब दूसरा करता है तो उस पर उंगलियां उठाते हैं। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार, निश्चित रूप से घोषणा पत्र पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। घोषणा पत्र 5 साल के लिए होता है। तो बीजेपी के लिए तो अच्छा खासा ये मुद्दा है कि घोषणा पत्र के लिए क्या किया। फिर भी कुछ कदम जरूर कांग्रेस ने उठाए थे और फिलहाल तो बीजेपी को
कांग्रेस के खिलाफ किसी तरह का कुछ टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उनके पास तो लगातार 15 साल से मध्य प्रदेश में सरकार रही और उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी, वो भी उसने छीन ली। तो अब तो बीजेपी की जवाबदेही बनती है। कांग्रेस को कोसकर ये चुनाव जीतने की का ख्वाब यदि पाल रहे हैं तो निश्चित रूप से ये संभव नहीं है। अब तो खुद का प्रदर्शन इनको बताना पड़ेगा। इतने साल से ये सत्ता में है और न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि 6-7 साल से तो केंद्र में भी सत्ता में, और लगातार बीजेपी को जनता ने समर्थन दिया है। सिर्फ 15 महीने के कार्यकाल को छोड़ दें तो बीजेपी के पास पर्याप्त मौका रहा है अपना प्रदर्शन दिखाने का, अपने कार्य दिखाने का। तो अब तो बीजेपी को सिर्फ अपने कार्य दिखाने पड़ेंगे, अपनी उपलब्धियां गिनानी पड़ेंगी, कोसने से काम नहीं चलेगा। चलिए, अब्बास हफीज हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। और चर्चा में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब कांग्रेस सिर्फ एमपी सरकार की बात नहीं कर रही है, उनकी उपलब्धियां या उनके विकास को लेकर सवाल नहीं पूछ रही है, बल्कि कमलनाथ जी जिस तरीके से मोदी सरकार के घोषणा पत्र पर बात करते हुए नजर आए, तो क्या ये माना जाए कि न सिर्फ उपचुनाव बल्कि अब कांग्रेस ने 2023 पर नजरें लगा ली हैं और उसको जीतने के लिए रणनीति अभी से दिखने लगी है? देखिए, अतुल पाठक जी ने बहुत अच्छी बात कही और पूरे चुनाव का सार उनकी बात के अंदर मौजूद है कि क्या हो रहा है, क्या होना था। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि जनता जानती है मध्य प्रदेश की कि मध्य प्रदेश के क्या हालात हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज सरकार ने जनता को जिस तरह से ठगा है नाज़नीन जी, ये जनता जानती है, जनता ने खुद ही देखा है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जनता के पास। लेकिन मोदी सरकार ने किस तरह से ठगा है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार ने, उससे रूबरू कराना पड़ेगा थोड़ा सा। खंडवा का लोकसभा चुनाव है, खंडवा का उपचुनाव जो है वो लोकसभा के लिए है, और लोकसभा की अगर बात करेंगे तो केंद्र सरकार की नीतियां ही उसके अंदर सवाल जवाब के कटघरे के अंदर खड़ी होंगी कि किस तरह से मोदी, क्योंकि मोदी सरकार के समर्थन में ये सीट गई थी। लोकसभा चुनाव जो खंडवा का गया था नंदू भैया का, स्वर्गीय नंदू भैया का, उसके बाद तो आज जब वहां उपचुनाव होना है तो दोबारा लोकसभा के लिए उपचुनाव है, तो केंद्रीय मुद्दे आपको दिखेंगे। हाँ, पृथ्वीपुर के अंदर देखिएगा आप, जोबट में देखें आप, रेगांव में देखें आप, तो आपको क्षेत्रीय मुद्दे दिखेंगे। आज सबसे बड़ा विषय ये है, ये एक अंतर है चुनाव के अंदर। लेकिन पूरे उपचुनाव जहां जहां हैं, हर जगह मैं फिर कहूंगा कि ये जानती है जनता के कैसे ठगा। आज तो कार्यकर्ता जानता है। सनावर भाई ने कहा कि भाई कर्जा माफ नहीं किया किसानों का। कमलनाथ जी के ऊपर बहुत बार आरोप लगाएगा ये कि किसानों को कर्जा माफ नहीं किया गया। विधानसभा के पटल पे किसान कृषि मंत्री महोदय कमल पटेल जी ने लिख के दिया है ये किस किसानों में कर्जा माफ हुआ, और कितना हुआ वो एक अलग विषय है। आज सबसे बड़ा विषय है कि 5 साल थे और 4 चरणों के अंदर कर्जा किसानों का माफ होना था। हम दूसरे चरण के ऊपर थे और हमारी सरकार को गिराया गया। अरे जांच कीजिए, कमलनाथ जी ने इससे पहले भी कहा जांच करो, अगर कोई घोटाला हुआ है तो सामने रखो। ये ऐसी कमजोर सरकार है कि 2-2.5 साल के बावजूद भी ये जांच नहीं कर पाए हैं, और जांच करके बताते। और ये तो छोड़िए जांच, अरे एक अलग विषय, आपने कम से कम जारी रख दिया होता। कमलनाथ जी ने यही कहा था कि उस किसानों के कर्जा माफी को जारी तो रखो, इन्होंने जारी भी नहीं रखा। बेरोजगार भत्ते की बात करते हैं, अरे खुद ने कितने बेरोजगारों को भत्ता दिया, बल्कि बेरोजगारों की एक लंबी लाइन लगा के रख दी इन्होंने मध्य प्रदेश के, पूरे देश के अंदर। आज सबसे बड़ा विषय यही है जो आपके मूल मुद्दा है, संदेश। कमलनाथ जी ने यही कहा कि क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है और ये संदेश देगा 2024 के और 2023 के परिणामों के लिए, ये आगे की दिशा बताएगा कि कैसी मोदी लहर थी जो खत्म हो चुकी है, अब कहीं नहीं है। अभी सनवर साहब कह रहे थे कि कमलनाथ जी तो नजर नहीं आ रहे हैं, तो कैसे वो अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे? कैसे आप इतना लंबा सोच रहे हैं? नाज़नीन जी, भारतीय जनता पार्टी का एक अजीब मामला है। भाजपा को अपने घर में कुछ नहीं दिखता है, भाजपा को दूसरों के घरों के झांकने की आदत है कि इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश से बाहर रहे तो इनको आपत्ति, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में आए तो इनको आपत्ति, कमलनाथ जी किसी जगह के दौरे पे जाएं तो कहेंगे कि वहां गए नहीं, वहां 10 मिनट के लिए जाना चाहिए तो वहां 2 घंटे के लिए चलेगा, कहीं कहेंगे कि अरे सिर्फ 2 घंटे रुक गए। ये इनका विषय नहीं है। चलिए, बहुत इनका विषय है कि जनता कहां है। बीजेपी कांग्रेस पर बहुत स्टडी करती है, और सनवर साहब, अगर आपने अतुल जी को सुना होगा तो उनकी भी बात ठीक है कि लगातार आपको जनता ने चुना, आप पर भरोसा किया। केंद्र की बात करें, प्रदेश की बात करें, तो ऐसे में आपकी चुनौती, आप वैसे भी नहीं मानते कि कांग्रेस है, लेकिन क्या बीजेपी के लिए अब बीजेपी को अपना ही रिपोर्ट कार्ड बहुत साफ सुथरा जनता के बीच रखना पड़ेगा जिसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट भी हो? निश्चित रूप से हम दोनों बातों को लेकर जाने वाले हैं नाज़नीन जी, और दोनों बातों को लेकर गए भी हैं। हम जनता के बीच कांग्रेस के 15 माह की विफलता को लेकर भी गए हैं और अपने किए गए कार्यों की सफलता को लेकर भी जा रहे हैं। ये दोनों बातें हैं। लेकिन मैं अपने जो विद्वान मित्र हैं हमारे अतुल जी, उनकी बात का जवाब देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र 5 वर्ष के लिए होता है। ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने।
मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं। लेकिन क्या ये 10 दिन की गिनती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कही थी अतुल जी? ये राहुल गांधी जी ने आकर अपने मंची कार्यक्रम से कही थी 1 2 3 4 5 हमको गिनती सुनाई सिखाई थी 8 करोड़ जनता को कि 10 दिन के अंदर 2 लाख रुपए कर्जा माफ नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। तो क्या मुख्यमंत्री बदल दिया? मेरा सवाल यह था। मैंने कभी नहीं कहा कि ये 5 साल के लिए घोषणा पत्र नहीं था, लेकिन आपने 15 माह में इतना त्राहिमाम मचा दिया, इतना हाहाकार मचा दिया, अपने नेताओं का इतना अपमान कर दिया। सनवर साहब, कमलनाथ जी ने जिस तरीके से, क्योंकि खंडवा में जैसा कि अब्बास उन्होंने कहा, हो जाने दीजिए हमारे विद्वान। मैं आपसे वही पूछ रही हूँ, उनकी बात वो समझ गए। सवाल यहाँ पर ये कि कमलनाथ जी ने पूछा है बेरोजगारों को लेकर सवाल। आप कह रहे हैं कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, लेकिन अब वो भी पूछ रहे हैं कि मोदी सरकार ने रोजगार नहीं दिया। इसका कैसे जवाब देंगे आप? बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपने कहा है कि बेरोजगारी का प्रश्न है, तो बेरोजगारी की लंबी लाइन जो लगी ना वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की लगी है। जो कांग्रेस के जमाने में वल्लभ भवन में होता था, जो लाइन लगी होती थी, जिस प्रकार के कामों की मुझे शोभा नहीं देता उस प्रकार के शब्दों को बोलना, वो बेरोजगार हो गए हैं। उनके भ्रष्टाचार की दुकान बंद हो गई है। तबादलों का जो उद्योग चल रहा था वो बंद हो गया है। ये बात बिल्कुल सही है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने इस विपरीत परिस्थिति में भी मुद्रा लोन के माध्यम से लाखों लाख लोगों को मध्य प्रदेश के रोजगार देने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपने वचन पत्र में ये बातें नहीं कही जो वो नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने वचन में आत्मनिर्भर भारत की बात कही है, ना कि इस प्रकार की बात कही है। और मैं अपने मित्र की बात का जवाब मुझे आपने पूरा नहीं करने दिया कि इनकी सरकार इसलिए नहीं गिरी। इनकी सरकार इसलिए गिरी कि इनकी सरकार बनी ही गलत नीयत और गलत मुद्दों पर थी। इन्होंने सिंधिया जी का चेहरा दिखाया और बिठा किसको दिया? कमलनाथ जी को। उसके बाद लगातार 15 माह तक उनका अपमान करने का काम किया जब उन्होंने कहा अतिथि शिक्षकों के मामले में कि आप अतिथि शिक्षकों को नौकरी दीजिए। ठीक है, ये तो अब सबको याद हो गया, सर, छोड़ दीजिए। अपमान सम्मान को हम देखते हैं, जब उपचुनाव आते हैं जिस तरीके से दलबदल होता है उसको छोड़ दीजिए। जनता खुद नहीं समझ पा रही कि उसने किसे चुना था, कौन क्या कर रहा है। चलिए अब्बास साहब बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, सनवर भाई ने जो बातें कही वो जैसे आखिरी से शुरू करता है, उनकी जो बात ताजा है, सिंधिया जी का चेहरा दिखा के मुख्यमंत्री नहीं बनाया। पहली बात तो नहीं दिखाया था, फिर भी आप कहते हैं तो भाई कैसे बना देते? आपकी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उस वक्त का प्रभात झा जी जैसे लोगों ने यह बयान दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साबित किया था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया कोई है तो सिंधिया जी है। तो ऐसे व्यक्ति को कैसे बना देते मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का? ये तो आपके आरोप थे। ऐसे आरोपों के बाद किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ बना देते। भूमाफिया को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। हमने क्या गलती करी थी मध्य प्रदेश के अंदर 11 महीने के कामकाज के अंदर? क्या हमने ये काम किया था कि माफियाओं का सफाया कर दिया? वो काम नहीं लगता आपको? हमने ये किया था कि शुद्ध से युद्ध की लड़ाई शुरू कर दी? ये काम नहीं लगता आपको? 15 सालों के अंदर जो सरकार को दिशा नहीं दिखी थी, हमने वो दिशा दी थी मध्य प्रदेश के अंदर। रोजगार के अवसर लाने की बात हो, अलग अलग उद्योग लगाने की बात हो, मध्य प्रदेश ने विकास की राह देखी थी और उसी पर आप चलने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं भूमाफियाओं से युद्ध है हमारा। 15 साल से कोई युद्ध नहीं था आपका। आप कहते हैं शुद्ध के लिए युद्ध हम करेंगे। आपके पास 15 साल के कोई रोड मैप नहीं है कि आपने ऐसा कोई काम किया गया। जब मध्य प्रदेश की जनता खराब खाना खा रही थी, खराब खान पान की चीजें खा रही, तब आपको कोई चिंता नहीं थी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में आप कहते हैं ट्रांसफर उद्योग। आज ट्रांसफर महाउद्योग चलता है जिसकी अखबारों के अंदर खबरें छपती हैं कि न्यू मार्केट, भोपाल की राजधानी के न्यू मार्केट के अंदर नोट शीटें छप रही हैं। इसके ऊपर कोई जवाब होता है आपका? और सबसे बड़ी बात, आपके इतने आरोप हमारे ऊपर है 15 महीने की, जिसमें 11 महीने का काम किया था। अरे एक तो साबित कर दीजिए, एक तो आप जांच करा के उसके अंदर साबित करके दिखाइए और हमें सजा दीजिए। हम सजा अगर हम लेते हैं, झेलने को तैयार है कि हमने कोई गलती की थी। लेकिन 2 साल में नाज़रीन जी ने कोई भी आरोप साबित नहीं किया। सिर्फ जबानी जमा खर्च करके बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देंगे ये लोग, पूरे भाजपा के लोग, कि साहब ये कर दिया था। अरे किया क्या था? क्योंकि अगर आप सीसीटीवी कैमरे फुटेजेस उठाएंगे वल्लभ भवन के और अधिकारी आपके पास है, वल्लभ भवन के आपके लिए काम करते हुए, आप सरकार के अंदर हैं, बताइए, उन साबित करवाइए कि कौन आता था, कौन दलाली करता था, कौन क्या करता था। आज आखिरी बात कहूंगा मैं सिर्फ, नाज़रीन जी, सबसे बड़ा मामला यह है कि जनता ये नहीं जानना चाहती कि क्या हो रहा था। जनता ये जानना चाहती है कि रोजगार कहां उड़ गए। जनता ये जानना चाहती है कि पेट्रोल डीजल पे कितना मारोगे आप जनता को। जनता ये जानना चाहती है कि मध्य प्रदेश बलात्कार में
सबसे ऊपर कैसे आ गया और सबसे ज्यादा माइनर जो हमारी नाबालिग बच्ची अपराध हुए उनका क्या होगा, ये सारी चीजें हैं। सनवर साहब देखिए, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है इसे तो आप भी नहीं नकार सकते। पेट्रोल डीजल की बात करें, खाने के तेल की बात करें, लगातार सिलेंडर के रेट्स बढ़ रहे हैं, इससे तो आम जनता के ऊपर असर पड़ता है। देखिए नाजनीन जी, आपने जो प्रश्न किया इसमें कहीं मनाही नहीं है। कभी हमने ये नहीं कहा कि महंगाई नहीं है, लेकिन महंगाई का जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण विश्वव्यापी है। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है। कोरोना काल जब आया तो पूरी दुनिया विषम परिस्थितियों से, जो कभी न सोची थी न कभी सुनी थी, ऐसी परिस्थितियों से गुजरी है। मैं अपने विद्वान मित्र हाफिज अब्बास साहब की बात का भी साथ में जवाब दे दूं। उन्होंने कहा है कि साहब एक आप वो उदाहरण बता दीजिए। अरे साहब, हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखों को फारसी क्या, आप तो विद्वान हैं अब्बास भाई। आपके मंत्री कहते थे, मंत्री कि यहाँ तबादला उद्योग चल रहा है, हमें अपनी फाइल, अपने विभाग की फाइल दिग्विजय सिंह साहब के पास पहुंचाना पड़ती है। ये मंत्री बोलते थे, हमने नहीं बोला, कांग्रेस के मंत्री। विधायक ये कहते थे कि जब हम मिलने जाते हैं तो उनका जो बॉडीगार्ड है वो कहते थे चलो 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 बढ़ो बढ़ो बढ़ो। अरे भाई, हम अभी उद्योगपति से मिल रहे हैं, अभी हम ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, अभी आपका काम नहीं है। इन सब बातों से त्रस्त होकर आपके नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का काम किया और राष्ट्रवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद बात ये आप मूल मुद्दों पे बात कर लीजिए। जनता ये सब नहीं चाहती, जनता ये सब नहीं सुनना चाहती। मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि महंगाई, बेरोजगारी जिस पर बात हो रही है, जिस पर कांग्रेस बात कर रही है, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है क्या? मंत्री थे, ये बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है क्या? केंद्र की मोदी सरकार को नुकसान पहुंचा सकता है? क्योंकि कांग्रेस से जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा है कि अब हमारा जो टारगेट है वो 2023 का चुनाव है। अब 2000 देखिए 1984 तक आपको जाना पड़ेगा। 404 से यही कमलनाथ जी 404 वाली पार्टी में भी सांसद थे और यही कमलनाथ जी 44 वाले में भी सांसद थे। ये इनके दम्भ जो है, इनका दम्भ कि हम अगले में ऐसा करने वाले हैं, इनका जो घमंड है वो छूटता नहीं है। 404 से 44 पर आ गए, अब ये 44 से कहां जाएंगे आप खुद पता कर लीजिए। चलिए ठीक है, मैं अतुल सर का रुख करना चाहूंगी। अतुल जी, महंगाई को कोरोना से एक बार फिर से जोड़ दिया गया है, लेकिन जनता नहीं समझ पा रही है कि रोजगार की बात तो की जाती है, वो रोजगार हाथ में नहीं आते। किसानों को सशक्त करने की बात की जाती है, लेकिन फिर भी किसान परेशान नजर आ रहा है। ऐसे में इन सारी बातें और घोषणाओं पत्र का जनता क्या करेगी? देखिए, जनता मजबूर है क्योंकि जनता के पास कोई बेहतर विकल्प नहीं है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सत्ता या तो बीजेपी के पास जाएगी या कांग्रेस के पास। कैंडिडेट बीजेपी का जीतेगा या कांग्रेस का जीतेगा, लेकिन पर्दे के पीछे इनकी राजनीति, इनकी कार्यशैली लगभग समान होती है। एक दूसरे को कोसते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद एक दूसरे का संरक्षण भी करते हैं। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन कोई सरकार आ जाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाइयां होंगी, छोटे मोटे अधिकारी बंद होंगे, छोटे मोटे अधिकारी बलि का बकरा बनेंगे, लेकिन बड़ी मछलियों पर कोई हाथ नहीं डाला जाएगा, क्योंकि पर्दे के पीछे इनके हाथ मिले होते हैं। राजनीति का यही दोहरा चरित्र है। जनता वहीं की वहीं रहती है। महंगाई की बात करें, पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, जो कांग्रेस पेट्रोल डीजल पर वेट के मामले में 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को कोस रही थी, सत्ता में आने के बाद उसने वेट टैक्स बढ़ा दिया और आज उसका नतीजा मध्य प्रदेश की जनता भुगत रही है। तो महंगाई की बात करें, रोजगार की बात करें, कार्यशैली वही होती है, जनता वहीं की वहीं होती है। ये जरूर है कि सरकारें बदलती हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग होते हैं। बीजेपी की सरकार आती है तो उसके नेताओं के जेब भरते हैं, कांग्रेस की सरकार आती है तो उसके नेताओं के जेब भरते हैं। जनता को क्या मालूम नहीं है? जनता को सब मालूम है, लेकिन विकल्पहीनता है यहाँ पर। राजनीति में नए विकल्प पैदा नहीं हो रहे, ऐसे राजनेता पैदा नहीं हो रहे जो संकल्प की राजनीति करें, जो आदर्श की राजनीति करें, जो जनता के हित की राजनीति करें। और इसीलिए इन दोनों के बीच में ही झूमना है, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, एक दूसरे को की कलई खोलते रहेंगे, जनता देखती रहेगी, जनता मजा ले रही है। सनवर साहब कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। देखिए, मैं अतुल जी की बात से सहमति जताते हुए बताना चाह रहा हूं कि हमारा जो विपक्षी दल है, उस विपक्षी दल को अनुभवी नेता और प्रतिबद्धता वाले नेताओं से कोई लेना देना नहीं। उनको अरुण यादव जी से कोई लेना देना नहीं, उनको नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी से कोई लेना देना नहीं। वो सदैव उन्होंने जनजाति भाइयों बहनों का, सुलोचना रावत जी से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने हमेशा अनुभवी और प्रतिबद्धता वाले नेताओं का अपमान करने का काम किया है और हमेशा उन्होंने जो राष्ट्रद्रोही लोग हैं, कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी जैसे लोग, उनको
सम्मान देने का काम किया है। इस कारण से कांग्रेस की आज हालत है। जिस तरीके हमें से तो डर कमलनाथ है, जी बोल रहे थे हमें तो- सनवर साहब, वो ये भी कह रहे थे कि बार बार बीजेपी राष्ट्रवाद का मुद्दा लाती है और मूल मुद्दों से चर्चा का रुख मोड़ देती है। गांव गरीब किसान की पार्टी है। अंत्योदय का दूसरा अर्थ पर्यायवाची गांव किसान, गांव गरीब और किसान है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारा ये नहीं, कर कुछ नहीं रहे ना। अतुल जी ने अभी कहा और तो हम कि तो सत्ता में आने के बाद सबके अलग अलग बातें होती हैं, तब कोई कुछ नहीं करता। क्यों? भारत माता के मान को बढ़ाने का किसने काम किया? आज दुनिया भर में आप देखिए, आतंकवादियों को छोड़ के आ गया, पाकिस्तान के मान बढ़ाने का काम था आप लोगों का। आप देखिए भारत के कल्चर को। आज देखिए योगा कितने देशों में हो रहा है। आप देखिए कि हिंदी को कितने देशों में पढ़ाया जा रहा है। भारत अच्छी बात है, भारत की योगा- जीडीपी को गिरा योगा दिया, के भारत चलते माता के सपूतों को बेरोजगार कर दिया। ये आपका भारत माता का मान बढ़ा बहुत रहा है। सारे ऐसे लोग हैं जो खाना नहीं खा पा रहे हैं, उनकी भी चिंता करनी होगी। लास्ट कमेंट आप। देखिए, मैं यही कहूंगा, भारत माता के सपूतों को बेरोजगार करने वाले करोड़ों की संख्या के अंदर कह रहे हैं भारत माता का मान बढ़ा दिया। भारत माता के ऊपर हमला करने वालों को, आतंकवादियों को सरहद के पार छोड़ के आने वाली सरकार के लोग आज कहते हैं भारत माता का मान बढ़ा दिया। राष्ट्रवाद भी इनका खोखला है। और जो राजद्रोह की बातें कर रहे हैं, कन्हैया कुमार की हो, किसी की भी हो, साबित किस पे करते हैं? बहुत बड़ा राई का पहाड़ बना देते हैं पर साबित कुछ भी नहीं कर पाते। आखिरी बात बस इतनी है, देखिए पूरे डिबेट के अंदर मुद्दों से भटकाया गया। यही भाजपा जनता के बीच में मैदान में जाके भी यही कर रही है। कांग्रेस को कोसना पीटना छोड़िए, अपने अब 15 साल भी छोड़िए। अरे 2-2.5 साल में क्या किया? जब लाशों की लकी लाइनें खिंच रही तब आप क्या कर रहे थे कोविड के दौरान? उसके बाद जो बेरोजगारी से लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, जो किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, क्या हो रहा है उसका? अरे मुद्दों की बात तो कीजिए। पेट्रोल डीजल की कीमतें कंट्रोल कब करेंगे? कब लूटपाट बंद करेंगे? महंगाई कब? चलिए, इन्हीं सवालों के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देना चाहेंगे। सभी का बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा कि कांग्रेस जो संदेश देने की कोशिश कर रही है वो संदेश क्या जनता तक पहुंच पाता है और उसका असर परिणामों के रूप में किस तरीके से सबके सामने आता है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।